हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पलटा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की बात करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो ध्यान देंगे, यह हालांकि अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं इनके ऊपर जो कितने केस लगे हैं और कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी क्या होता है। बात करते हैं किसके बारे में? ईडी के बारे में। तो आइए देखते हैं ईडी क्या होता है। कई लोगों को नहीं पता होगा कि ईडी क्या होता है। तो ईडी को हम देखेंगे यहाँ पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट, इसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में बोला जाता है। और बात करते हैं जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। ठीक है। और किस रूप में गठित की गई थी? तो प्रवर्तन निदेशालय इकाई के रूप में गठित की गई थी। और 1957 में यह गठित की गई थी प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय इकाई के रूप में गठित की गई थी। फिर 1957 में इसे 1957 में इसे प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रवर्तन निदेशालय। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये ईडी है, अब ईडी क्या चीज है? तो ईडी को ध्यान देंगे, यह वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन वित्तीय जांच एजेंसी है। क्या है? वित्तीय जांच एजेंसी है। यह एक प्रकार का वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। और इसका मुख्यालय अगर देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आजकल एग्जाम से इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और प्रवर्तक निदेशक जो होते हैं, इसके हेड होते हैं। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड यानी कि ईडी के जो हेड होते हैं, वो प्रवर्तन निदेशक होते हैं। प्रवर्तन निदेशक इसके हेड होते हैं। प्रवर्तन निदेशक किसके हेड होते हैं? ईडी के। अब यहाँ पे देखेंगे आगे, अब संपूर्ण जानकारी पीपीटी के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि लिखने में टाइम लगता था तो आप लोग का टाइम इससे वेस्ट होता था। तो हम इसको पीपीटी के रूप में सारे विश्लेषण करके लेकर आए हैं, ताकि जिससे आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे से इसकी जानकारी भी हासिल कर सकें। क्योंकि राइटिंग करने में अक्सर कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो हमने यहाँ पे पूरा नोट कर दिया है। तो देखेंगे दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम, अब ये 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है? तो इसको बोला जा सकता है पीएमएलए। पीएमएलए आगे आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीएमएलए क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख लेंगे, प्रिवेंशन, इसका जो पूरा नाम है, ये धन शोधन निवारण अधिनियम का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये इसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के इंग्लिश में इसका रूपांतरण है। पीएमएलए इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पहले ही हम बता दे रहे हैं, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत इसके कड़े प्रावधानों के कारण आसान नहीं होते हैं। तो ये जो पीएमएलए प्रावधान है, पीएमएलए जो एक्ट है, इसके तहत किसी भी जमानत को इसके कड़े प्रावधानों के कारण कोई भी जमानत आसान नहीं होता। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। यहाँ से आपके स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन बनता है। ए आई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AIADMK, यह एक पार्टी थी। इसके जो प्रमुख थे जे जयललिता, ये 1996 में गिरफ्तार होने वाले पहले, तो देखेंगे यहाँ पे 1996 में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व सीएम कौन थे? जे जयललिता। ये पहली पूर्व सीएम थी जो 1996 में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व सीएम थे। धन निवारण अधिनियम 2002, अब इसके बारे में देखते हैं। हमने बताया अभी इसे क्या बोलेंगे? पीएमएलए। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इसके बारे में अगर देखेंगे तो इसे 2002 में अधिनियमित किया गया, और इसे 2002 में अधिनियमित किया गया
और उसके बाद देखेंगे 1 जुलाई 2005 को इसको लागू किया गया। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसे अधिनियमित कब किया गया, तो 2002 में, और लागू कब किया गया, 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को इसके दायरे में लाने के लिए 2012 में इसमें संशोधन भी किया गया था। जैसे बैंकों और म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को एक लिमिट में लाने के लिए 2012 में इसका किसका किसका संशोधन, किसमें, पीएमएलए में संशोधन किया गया था। ठीक है, पीएमएलए के तहत, देखिए बार बार हर जगह आ रहा है पीएमएलए, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं, इसमें जमानत बहुत ही मुश्किल रहता है और इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता। 2018 में पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दो और सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं। धारा 45 के तहत अगर देखा जाए तो 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, पीएमएलए पीएमएलए 2002, इसके तहत जमानत के लिए दो और सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं। तो आइए अब देखते हैं दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या है, जिसका आरोप लगाकर ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो 2021 में शहर में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की गई थी। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने एक शराब बिक्री को आधुनिक बनाने के लिए एक नया उत्पाद शुल्क नीति पेश किया था। ठीक है, उसके तहत इनको यहाँ पे ईडी ने यही आरोप लगाकर कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने आरोप लगाया कि नीति जानबूझकर आप नेताओं को फायदा पहुंचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए खामियों के साथ तैयार किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ईडी ने यह आरोप लगाया कि यह जो नीति है, कौन सी नीति, दिल्ली शराब नीति जो है, यह आप नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए खामियों के साथ, कुछ कमियों के साथ इसको तैयार की गई थी। ये पूर्ण रूप से इसमें विश्लेषण नहीं किया गया था, इसको इनका कहना है कि ऐसे ही लागू कर दिया गया था जिससे आप नेताओं को अधिक फायदा पहुंच सके। अब यहाँ पे देखते हैं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आप नेताओं को तरजीही व्यवहार के बदले में शराब कारोबार से रिश्वत मिली थी। यह ईडी का आरोप है कि आप नेताओं को तरजीही व्यवहार के बदले शराब कारोबारों से रिश्वत मिलती थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जो आज के करंट अफेयर से संबंधित है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की, वह कौन सी बीमारी है? आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे देखिए, इस बीमारी को विटचेस विटचेस ब्रूम नाम दिया गया है। इस बीमारी को विटचेस ब्रूम नाम दिया गया है, जो रोगजनक कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा स्टेरिस से जुड़ा हुआ है। यह जो रोग है, रोगजनक कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा स्टेरिस से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई और संभावित विनाशकारी बीमारी की पहचान की गई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है और इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के, ना कि भारत के, वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक बन चुके हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। अब आते हैं, वैज्ञानिकों ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सभी वैज्ञानिकों ने, वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसे अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने, जो इन्होंने, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जिसकी बीमारी की खोज की, उसको प्रतिष्ठित पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। और पौधों में नई बीमारियों को द अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी, पौधों में नई बीमारियों को द अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी, यूएस द्वारा मान्यता दी जाती है। ठीक है, जो पौधों में जो भी नई नई बीमारियों का खोज होता है, उसको जो पहला दर्जा होता है, उसको कौन देता है? तो द अमेरिकन फाइटोलॉजी सोसाइटी, यूएस द्वारा इसकी मान्यता दी जाती है कि हाँ, आपने पहला खोज किया है कि दूसरा खोज किया है। इस तरह से वैज्ञानिकों को टैग देता है यह सोसाइटी। आगे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि कृषि विश्वविद्यालय इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। ठीक है, पहले तो कोई नहीं जानता होगा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आप सभी को पता चल गया कि हिसार में, हरियाणा में हिसार में है। और यह एक सार्वजनिक वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालय है।
जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है। पहले हमें एक शब्द इसके बारे में नहीं पता था, और आज देखिए हम लोग पूरी जानकारी इससे हासिल कर रहे हैं कि यह एक सार्वजनिक वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालय है, जो एशिया का, न कि भारत का, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय का नाम जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और यह विश्वविद्यालय का नाम भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। पेरिस 2034 का क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक में शरद कमल को ध्वजवाहक और मैरी कॉम को किस रूप में नामित किया गया है? तो शरद कमल के बारे में हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। आज देखते हैं मैरी कॉम के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने 21 मार्च को घोषणा की कि शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। ये जो पेरिस में ओलंपिक 2024 है, यह ग्रीष्मकालीन है। कौन सा ओलंपिक है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम को ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए सेफ डी मिशन, यही आपका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है, सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो किस रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे, सेफ डी मिशन के रूप में, मिशन के रूप में नामित किया गया है, नामित किया गया है किसको? एमसी मैरी कॉम को। ठीक है, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। और शरद कमल क्या है? तो शरद कमल को ध्वजवाहक और मैरी कॉम को सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। तो बात करते हैं शरद कमल की। तो शरद कमल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बता चुके हैं हम शरद कमल जी के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाइए। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी इतिहास में 6 विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जो एमसी मैरी कॉम है, मुक्केबाजी इतिहास में 6 विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं ये एमसी मैरी कॉम। ये भी इनका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमल ने रिकॉर्ड शरद कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। किसने? शरद कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है, ये इनका रिकॉर्ड रहा है। और CWG में 13 पदक भी जीते हैं। CWG में 13 पदक भी इन्होंने जीता है, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग ग्राम संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है, गगन नारंग जी को। ठीक है, गगन नारंग जी को पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग ग्राम संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, और गगन नारंग की बात करें तो ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं, शूटिंग से, शूटिंग के खिलाड़ी हैं ये, शूटिंग के खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक कब से स्टार्ट होगा? तो 26 जुलाई से स्टार्ट होगा 2024 से, और 11 अगस्त 2024 तक यह चलेगा, ग्रीष्मकालीन होगा। नारंग 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता है। तो इनके बारे में भी देखेंगे, किनके बारे में? गगन नारंग जी के बारे में। 2012 में लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में, एयर राइफल यानी कि शूटिंग जो होती है, ठीक है, शूटिंग, इसमें, इस स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता थे 2012 में गगन नारंग। अब आगे आते हैं अब यहाँ पे वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे देखेंगे, जो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब वन लाइनर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है, भारत मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बी साईराम बने हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष बी साईराम, बी साईराम। अगला देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब। किसने जीता है?
मुंबई सर्वाधिक 42 टाइम्स, सर्वाधिक 42 बार इसने मुंबई ने जीता है। कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ध्यान देंगे, फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ। एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? तो भारत सरकार ने एडीबी के साथ यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो राइट आंसर होगा वीडेम संस्थान के द्वारा, वीडेम संस्थान के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 इन्हीं के द्वारा, वीडेम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेपाल के साथ समझौता किया है। किस लिए? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इनके साथ समझौता हुआ है। हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, तमिलिसाई सुंदर राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य की राज्यपाल थे? तेलंगाना की। कहाँ की थे? तेलंगाना की राज्यपाल थे। तो इस समय इनका स्थान किसने लिया है? तो आपको पिछले वीडियो में हम इसके बारे में भी कंप्लीट बता चुके हैं। तो वो वर्तमान में झारखंड के भी राज्यपाल हैं और तेलंगाना के भी राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार उन्होंने संभाला है। आप लोग वीडियो में जाकर अवश्य देख लेंगे। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा। रतन टाटा किसी भी एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन मिलेगा आपको। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। आगे देखते हैं, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माजुली मास्क तो देखेंगे असम से संबंधित है। माजुली द्वीप जो है वो असम में ही है, तो माजुली द्वीप से याद रखेंगे असम में। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग उसे असम में मिला है माजुली मास्क को, तो वह असम से संबंधित है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। आरसीबी राजस्थान, सॉरी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर यानी कि डब्ल्यूपीएल, वुमेन प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल ने जीता। डब्ल्यूपीएल का जो दूसरा सीजन का टाइटल है वो किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। और इसका जो पहला टाइटल है, फर्स्ट टाइटल किसने जीता था? तो एमआई मुंबई इंडियंस ने जीता था फर्स्ट टाइटल। इसकी कैप्टन कौन है? इसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और जो आरसीबी की कैप्टन कौन थी? तो आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना। ठीक है, आरसीबी की कैप्टन थी। अब देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर होगा झारखंड। पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो वो झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। अब दोस्तों आते हैं कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, थोड़ा सा बने रहेंगे, मिस कर देंगे तो शायद आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके में देखते हैं, सबसे पहले ये जी स्टैटिक जीके नहीं बोलेंगे तो जीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे देखते हैं, पहला जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 21 अगस्त 21 अगस्त 2014, 21 अगस्त 2014 को इसकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 28 अगस्त 2014, यानी कि 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना को लागू किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी डिजिटल इंडिया के 7 दिन बाद। तो यहाँ पे देखेंगे 21 अगस्त को 2014 को हुआ था और प्रधानमंत्री जन धन योजना 7 दिन उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा की गई थी।
ठीक है, आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा 2 अक्टूबर, देखिए अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो हो सकता है इस बार इस सन को लेकर भी पूछ दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सभी योजनाओं को इसमें हम करवा दे रहे हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। छठा देखेंगे, छठा देखते हैं श्रमेव जयते। श्रमेव जयते, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो श्रमेव जयते इसकी घोषणा 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2014, 16 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के जस्ट 5 दिन बाद श्रमेव जयते घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं सातवां, तो सातवां देखेंगे तो जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण योजना, जीवन प्रमाण योजना। तो जीवन प्रमाण योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो यह इसकी जो पेंशन भोगियों के लिए यह योजना है, तो 10 नवंबर 2014, 10 नवंबर 2014 को इसकी घोषणा जीवन प्रमाण या पेंशन भोगियों के लिए यह योजना थी, 10 नवंबर 2014 को लागू की गई थी। अगला देखते हैं नौवां, नौवां देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग कब स्टार्ट किया गया था? नीति आयोग सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है जान लेंगे, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं दसवां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अभियान कब लाया गया था? तो यह अभियान लाया गया था 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को यह योजना, यह अभियान लाया गया था। अगला देखते हैं 11वां, अगर देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि, ये सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना यह कब लाया गया था? तो यह भी आपका 22 जनवरी 2015 को ही लाया गया था, 22 जनवरी 2015 को। ये दोनों योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, दोनों जो है 22 जनवरी 2015 को ही लाया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 फरवरी 2015 को हुआ था। आगे देखते हैं जननी सुरक्षा योजना। क्या देखते हैं? जननी सुरक्षा योजना। जो जननी सुरक्षा योजना है, यह कब स्टार्ट किया गया था? 12 अप्रैल 2015, 12 अप्रैल 2015 को इसकी स्टार्टअप हुई थी। और आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 9 मई 2015 को इसका स्टार्ट हुआ था, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 9 मई 2015। आगे देखते हैं 9 मई 2015 को ही एक और स्टार्ट किया गया था, क्या नाम है उसका? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह भी 9 मई 2015 को ही स्टार्ट हुआ था। और 9 मई 2015 को ही एक और अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया था, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को। तो डेट एक है और इसमें योजनाएं 3 लागू हुई थी। पहला देखेंगे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, और दूसरा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरा है अटल पेंशन योजना। ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को ही स्टार्ट की, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, बस 2 मिनट और देखेंगे। डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल, जो डीडी किसान चैनल है, इसकी घोषणा कब की गई थी, कब स्टार्ट किया गया था? तो यह 26 मई 2015 को, 26 मई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। और बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट सीरीज मिशन, इसके स्मार्ट सीरीज मिशन, जो स्मार्ट सीरीज मिशन है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, स्मार्ट सीरीज मिशन। अब यहाँ पे देखेंगे अमृत योजना, अमृत, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं, अमृत योजना, AMRUT, अमृत योजना क्या है? तो इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बता रहे हैं। अटल मिशन, अटल मिशन फॉर
अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक बार इंग्लिश में लिख लेंगे, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यह कब स्टार्ट किया गया था। तो यह 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा। डेली आप लोग करते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में। बिहार में राष्ट्रपति शासन, ये बिहार में किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन की, तो पहली बार फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वह जून 1968 से फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। कब? जून 1968 से फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। और बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन, बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, लागू हुआ था बिहार में कुल 8 बार। और प्रथम बार अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है, देखेंगे, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे देखेंगे, उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो उस समय क्या थे? राज्यपाल थे प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान। प्रथम राष्ट्रपति कब लगा था? तो 1968 में लगा था। जून 1968 से कब तक था? फरवरी 1969 तक। उस समय जो राज्यपाल थे, नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। और प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो रहे राज्यपाल, और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे, जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो देखेंगे, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा है? तो कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिहार में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वह वर्ष 2005 में हुआ था। वर्ष 2005 में। उस समय सीएम कौन थे? तो उस समय सीएम राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। और राज्यपाल कौन थे? तो बात करते हैं, उस समय सीएम राबड़ी देवी थी, और जो राज्यपाल थे, यानी कि गवर्नर थे, गवर्नर कौन थे? तो बूटा सिंह उस समय गवर्नर थे। बूटा सिंह। सीएम थी राबड़ी देवी और राज्यपाल थे बूटा सिंह, जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।